मेवाड़। सांगा तक पढ़ लिया, ठीक है। अब सांगा के बाद में राज सिंहासन पर कौन बैठा? देखो सांगा एक तो पुत्र होता रतन सिंह, रतन सिंह, ठीक है, और एक था भोजराज, और दो और थे, एक था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, और एक था उदय सिंह, उदय सिंह, ठीक है। इन दोनों की जो रानी थी वो राणा सांगा की लाडली थी, क्या नाम था? कर्मावती। कर्मावती भी नाम सही है, कर्णवती भी नाम सही है, और कर्णावती भी नाम सही है। भोजराज की तो मृत्यु हो जाती है राणा सांगा के जीवन काल में, ठीक है, बाड़ी के युद्ध में, मीराबाई का पति था। और उसके बाद में राज सिंहासन पर बड़ा पुत्र था रतन सिंह, रतन सिंह राज सिंहासन पर बैठता है। यानी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 1528 में सिंहासन पर कौन बैठता है? रतन सिंह। और जो रानी कर्मावती थी, इनका पीहर कहाँ था? बूंदी, और बूंदी इनका भाई था सुरजन सिंह हाड़ा। तो कर्मावती अपने भाई सुरजन सिंह हाड़ा को यह बुलाती है, और कौन आता है? सुरजन सिंह हाड़ा, हाड़ा ये आता है। और आने के बाद में रतन सिंह को यहाँ से शिकार के लिए कहाँ ले जाते हैं? जंगलों में ले जाते हैं, वन में। और वापस रतन सिंह आता ही नहीं। कहा जाता है कि सुरजन हाड़ा ने रतन सिंह को मार दिया था। तो उसके बाद यानी ये कब तक रहा था? 1528 से 1531 तक रहा था रतन सिंह शासक। रतन सिंह के बाद में रानी कर्मावती और सुरजन सिंह हाड़ा के सहयोग से अगला शासक बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कब बनता है? 1531। 1531 से ये शासनकाल रहता है इनका 1536 तक, ठीक है। जब ये राज सिंहासन में बैठता है तो सबसे पहले गुजरात समस्या, गुजरात, और गुजरात का कौन था? कौन था? बहादुर शाह, बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर नहीं था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर तो अंतिम मुगल शासक था, लेकिन गुजरात का बहादुर शाह था। और ये आक्रमण के लिए प्रश्न पूछा, ये ध्यान रख लेना। बहादुर शाह ने पहली बार आक्रमण कब किया था चित्तौड़ पर? तो 1533 पर किया था। जब ये पहली बार आक्रमण के लिए घेरा डालते हैं तो रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर का दूध देकर के वापस भेज देते हैं। यह प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, कि पहली बार आक्रमण कब किया गया था बहादुर शाह ने? तो 1533 में किया गया था। कहां पर? चित्तौड़ पर आक्रमण। जब चित्तौड़ पर पहली बार आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को क्या दिया था? रणथंभौर दुर्ग दिया। रणथंभौर दुर्ग देने के बाद में बहादुर शाह वापस चला जाता है। लेकिन दूसरी बार बहादुर शाह फिर आक्रमण करता है 1534। 1534 में दूसरा आक्रमण करता है, दूसरा आक्रमण। तो रानी कर्मावती क्या करती है? अब रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती, ठीक है। कर्मावती हुमायूं इनको क्या भेजती है? राखी। एक रक्षाबंधन वास्ते माने कि हुमायूं, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजती, इससे रक्षाबंधन मनाते हैं, कुछ अलग से भेजती है। लेकिन हुमायूं आया नहीं था, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। और उस समय हुमायूं कालिंजर अभियान में था, कालिंजर गुजरात में रहता है, ठीक है। और बहादुर शाह को पता था कि हुमायूं इस समय नहीं पहुंच पाएगा, तो ये दूसरी बार जब आक्रमण करते हैं तो कर्मावती अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को ननिहाल भेज देते हैं। कहां? बूंदी भेज देते हैं, और स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? साका भी होता है और केसरिया भी होता है, ठीक है ना। साका यानी जौहर। तो रानी कर्मावती के नेतृत्व क्या होता है? जौहर होता है। और
केसरिया किसके नेतृत्व में होता है? बाघ सिंह। वेरी गुड। केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है। बाघ सिंह इनके नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में, दूसरा 1534 में, और तीसरा कब होगा? 67-68 में। सही है, ठीक है। 1567-68 में होगा, अकबर के काल में होगा। ठीक है। अब देखो, यानी विक्रमादित्य कहाँ था? ननिहाल थे। उदय सिंह भी कहाँ थे? ननिहाल थे। और यहाँ पर अधिकार कौन करता है? बहादुर शाह। उसके बाद में बहादुर शाह पर आक्रमण कर देता है कौन? हुमायूं। सॉरी, हुमायूं नहीं, शेरशाह सूरी भी नाम इसका सही है, और शेर खान नाम भी सही है, और फरीद भी नाम सही है। तीनों नाम नहीं का है। ठीक है। पहले इनका नाम था फरीद, उसके बाद में शेर खान, और उसके बाद में शेरशाह सूरी हो जाता है। ये पहले बाबर के सेनापति हुआ करते थे। बाबर के बाद में हुमायूं के काल में भी ये क्या था? हुमायूं के सामने हो गया था। बाबर ने कहा था हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनते थे, रोजाना अलग अलग तरह की ड्रेस पहनना और मस्ती करता था। तो बाबर ने कहा था कि हुमायूं, आप राजकार्यों भाग नहीं लेते हैं, ये जो आपका सेनापति है फरीद या शेरशाह सूरी, एक दिन आपको बिना तलवार से भी आपको धमका देगा। तो उन्होंने कहा शेरशाह सूरी ने तलवार की भी आवश्यकता नहीं रहेगी हुमायूं को हराने के लिए। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये संघर्ष चलता है, और शेरशाह सूरी बहादुर शाह पर जब आक्रमण करता है तो बहादुर शाह वहां से चित्तौड़ से चले आते हैं, तो वापस विक्रमादित्य और उदय सिंह कहाँ आ जाते हैं? चित्तौड़ आते हैं। अब देखो, राणा सागा का एक भाई था ना, पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तारावती। वो नाराज थी, तारागढ़ में रहती थी। ठीक है ना। तो इनकी एक थी दासी, उसका नाम था अनोरस। क्या नाम था? अनोरस। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था बनवीर सोनगढ़ लगे। ठीक है। बनवीर। और बनवीर ने कहा कि जो ये निडर है, यानी ये क्या है? निडर नहीं, डरपोक शासक है, जो कि यहाँ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था और दोनों ननिहाल चले गए हैं। तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। कब की थी? 1536 में, जब विक्रमादित्य की हत्या की। अब यहाँ पर इतिहास झूठा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उदय सिंह को भी बनवीर मारना चाहता था, लेकिन इसको कौन बचाती है? पन्ना धाय। घोड़ा राज कौन थी? मारवाड़ की थी। ठीक है ना। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। चंदन का बलिदान देकर कहा, कैसे ले जाते यहाँ से? चित्तौड़ से कुंभलगढ़ में। अब देखो, इतिहास झूठा ये रहेगा कि पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देता है। ठीक है। उसके बाद में टोकरे में ले जाकर के कहां ले जाते हैं? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का यहाँ द्वारपाल था आशा देवपुरा। द्वारपाल कौन था? आशा देवपुरा। अब यहाँ कब ले जाते हैं? 1536 में। और 1537 में उदय सिंह का राज्य अभिषेक होता है और उदय सिंह बनवीर को मार देता है। अब देखो, टोकरी में डाल ले गया, एक साल में भी राज्याभिषेक हो, और उदय सिंह किन मार दे? बनवीर। तो यहाँ पर इतिहास थोड़ा सा है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। तो पन्ना धाय चंदन का बलिदान देकर के कुंभलगढ़ ले जाते हैं। वहां कौन था? द्वारपाल आशा देवपुरा। इसके नेतृत्व में 1536 और 1537 दो बार होता है इनका राज्याभिषेक। ठीक है ना। एक बार 1536 में होता है राज्याभिषेक, और उसके बाद में बनवीर को मार करके, और 1537 में फिर से क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। किसका? उदय सिंह। अब देखो, यहाँ का शासक कौन बन गया? उदय सिंह। ये शासक कब तक रहता है? 1537 से 1572 तक रहता है। और उसके बाद शासक कौन बन जाता है? मानना पड़ता है। ठीक है।
अब देखो उदय सिंह है, उदय सिंह के सामना कौन करता है? अकबर करता है। और एक क्षेत्र है मेड़ता, मेड़ता, मेड़ता कहाँ है? नागौर, मेड़ता सिटी वर्तमान नाम है। यहाँ का जो शासक था वीरमदेव, वीरमदेव मेड़त्या, मेड़त्या और जयमल, जयमल मेड़त्या, ठीक है ये। और अकबर ने जो मेड़ता जाकर के जयमल मेड़त्या को कहा था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए वरना मैं मेड़ता पर आक्रमण करूंगा। उन्होंने कहा था जयमल ने कि अधीनता नहीं, मैं जान ले सकता है लेकिन मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और अकबर मेड़ता पर आक्रमण करता है तो ये जयमल मेड़त्या है वहां से निकल करके किसकी साइड में आ जाता है? उदय सिंह की साइड में आ जाता है। तो अकबर उदय सिंह को ये संदेश भेजता है कि आप जयमल मेड़त्या को छोड़ दीजिए। उदय सिंह ने कहा मेरी शरण में आया इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अकबर कब? 1567 यानी उदय सिंह के चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है, घेराबंदी कर लेता है चित्तौड़ दुर्ग की। और यहाँ पर कौन कौन थे इनके सेनापति? कौन कौन है? एक तो जयमल, एक है फत्ता या पत्ता, दोनों नाम सही है, ठीक है सर? पत्ता क्या हो चाहे पत्ता क्या हो, दोनों नाम सही है। और एक है कल्लाची, कल्लाची राठौड़। जैन पत्ता और कल्लाची साथ चाचा होते हैं। अब देखो जैसे अकबर घेरा डालते हैं तो उदय सिंह यहाँ से निकल जाते हैं और कहां चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों या पर्वतों में चले जाते हैं अपने परिवार के साथ। तो अकबर एक सैनिक भेजता है पीछे पीछे उदय सिंह के और उसका नाम था कुली बेग। क्या नाम पूरा? इसका नाम पूरा याद नहीं है। कुली बेग, हुसैन कुली बेग, हुसैन कुली बेग इसको भेजता है पीछे उदय सिंह को बंदी बनाने के लिए। लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है, ये वापस आ जाते हैं और घेर डाल देते हैं। उदय सिंह किसको कार्यभार सौंपते हैं? जयमल, पत्ता और कल्लाची। ये घेरा डाले हुए थे। लेकिन अकबर के साथ में राजपूत शासक कौन था? अकबर के साथ में आमेर का था, कौन था? भगवान दास या भगवंत दास, ठीक है? भगवान दास या भगवंत दास ये। और अकबर काफी टाइम तक यहाँ घेरा डाले हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक चबूतरा बनवाया था, क्योंकि अकबर रोजाना इस दीवार में बारूद भर करके दीवार को तोड़ता, लेकिन रात को उदय सिंह के सैनिक वापस दीवार को सही कर लेते। हाँ, रातों रात दीवार को सही कर लेते। तो अकबर ने यहाँ पर एक चबूतरा बनवाया और चबूतरे पर खड़ा रह करके देखता था कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो एक दिन जयमल जो मेड़त्या है ये दीवार के ऊपर चल रहा था, दीवार का निरीक्षण कर रहा था। तो अकबर ने अपनी एक बंदूक, क्या नाम है बताओ उस बंदूक का नाम? जो जयमल मेड़त्या के पैर में गोली लगी थी, जयमल मेड़त्या के पैर में गोली लगी थी। तो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से गोली चल रही और गोली जयमल के पैर में लग गई और जयमल बेहोश होकर के एक बार गिर जाता है और चित्तौड़ दुर्ग में अफरा तफरी मच जाती है। और उसके बाद में जब दूसरे दिन सवेरा होने वाला था उससे पहले ही इस दुर्ग के अंदर क्या लगा दी थी? जगह जगह अग्नि शुरू कर दी। तो अकबर यहाँ देख करके और भगवान दास से कहता है कि दुर्ग के अंदर आग लग चुकी है। तो भगवान दास ने कहा ये जहां पर ना ये आग नहीं है, अब यहाँ सुबह होते ही जो चित्तौड़ दुर्ग है इसके द्वार खोल दिए जाएंगे और यहाँ पर केसरिया होगा और रानियां जोहर करेंगी, ठीक है? तो सुबह होते ही द्वार खुलने पर जयमल, पत्ता और कल्लाची राठौड़, यानी जयमल का पैर नहीं था तो कल्लाची राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाया था, इसलिए कल्लाची राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, ठीक है?
और ये द्वार खोलते हैं, युद्ध करते हैं लगातार 4 घंटे तक। और अकबर ये दर से देखता है जयमल, फतह और कलाज इन तीनों को। तो उन्होंने कहा कि जयमल और फतह काफी टाइम तक युद्ध करता रहा और यानी अकबर के सैनिकों को मारता रहा। अंत में ये मारे जाते हैं तो अकबर के सैनिक इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करने के बाद में भगवान दास ने आदेश दिया कि अब अकबर आप एक बात मेरी भी मानो कि आप चित्तौड़ दुर्ग में कत्ले आम जारी कर। और भगवान दास के कहने से अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम जारी कर, यानी सामने जो भी आता था उसको मारना। तो कई राजपूत नाराज भी हो गए थे। फिर उसके बाद में अकबर ने भी दया आ गई थी किस पर, कि अभी ये दोनों जयमल और फतह इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था युद्ध में, तो इन दोनों की मूर्तियों को अकबर ने कहा लगाया था, आगरा किले में। आगरा किले में जयमल और फतह शिशुर इन दोनों की मूर्तियों को लगाया था। लेकिन बीकानेर का शासक था राय सिंह इन दोनों मूर्तियों को आगरा से ले आकर के कहां ले आए, जूनागढ़ देखो जूनागढ़ में गेट लगा के हाथे माने दोनों तरफ मूर्तियां हम गिरी है, जयमल और फतह शिशुर जले गजारो यानी हाथी। जूनागढ़ कौन लेकर के आता है, राय सिंह। कहां से लेकर के आते हैं, आगरा, ठीक है। और आगरा में किसने लगाया था, अकबर ने। अब उसके बाद में देखो युद्ध हो जाने के बाद में अब देखो केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, जयमल है, फतह है और जौहर किसके नेतृत्व में होता है, फूल कंवर के नेतृत्व में। क्या कोई रानी थी, फूल कंवर, इसके नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। चित्तौड़ दुर्ग में तीसरा शाखा होता है। कितना हुआ, तीसरा। पहला कब हुआ था, 1303, 1534 और 1567 दोनों सही है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ टाइम बाद उदय सिंह वापस लौटता है। जब लौटता है तो यहाँ देखते हैं कि चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है, और अब उदय सिंह क्या करेगा, उदय सिंह आवरगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। और उदय सिंह की एक रानी थी जयवंता बाई, जो महाराणा प्रताप की माता थी। ये इसको क्या बनाना चाहती थी, राजा। और एक का क्या नाम है, एक तो जयवंता बाई है, एक भटियाणी नाम की है, ये भी थी। और दूसरी रानी किसको बनाना चाहते हैं, वैसे रानी अनेक थी, जगमाल को सबसे बड़ा पुत्र था इसको। लेकिन जब उदय सिंह की मृत्यु हुई 1572 में, तो अंतिम संस्कार हो रहा था। और इस अंतिम संस्कार में जगमाल उपस्थित नहीं था। कौन था, प्रताप, महाराणा प्रताप उपस्थित था। तो महाराणा प्रताप में उपस्थित होने के कारण महाराणा प्रताप के नाना जी अखेराज सोनगढ़ इन्होंने महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया। अब 1572 में किसका राज्याभिषेक हुआ, महाराणा प्रताप, ठीक है। अब महाराणा प्रताप जैसे शासक बनता है तो जगमाल कहाँ चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। और अकबर इसकी क्या करते हैं, और जहाजपुरा एक परगना भी देता है। परगना किसे देता है, जगमाल को देता है। लेकिन एक दंतानी का युद्ध होता है 1582 को, दंतानी है, ठीक है ना। दंतानी के युद्ध में 1582 में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी कौन बनाना चाहता था, अकबर, लेकिन बंदी नहीं बना पाया, ठीक है। महाराणा प्रताप जन्म कब हुआ था, जन्म एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, 9 मई 1540। और तिथि का है थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, तीसरा,
ई वास्ते आज जेठ शुरू तीर्थ है ना, प्रताप जयंती भी मनावे, ठीक है। और हुआ कहाँ था? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में दुर्ग है कट्टारगढ़, कट्टारगढ़, और कट्टारगढ़ में है जगह बादल महल, बादल महल। और बादल महल में एक जगह है कि नाम है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। और जूनी कचहरी में कनार है ओल्डी। ठीक है, इतना ही बताया, थोड़ा नहीं बताया बड़े में और बात दाई, एक दायरू नाम और एक पुणे नाम, दो चीजें अपन बताइए, ठीक है ना। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल में और इसी महल में एक बादल महल है जिसमें जूनी कचहरी अलग बने और उसी के अंदर एक ओल्ड वहां पर मानना पड़ता उनका जन्म, ओल्ड और गांव दाई, ठीक है। वहां मानना पड़ता आपका जन्म हुआ था। और माता का नाम क्या था? जयवंता बाई, पाली की, ठीक है ना, पाली की सोनगरा। और महाराणा प्रताप को बंदी कौन बनाना चाहता था? बंदी बनाना चाहता था अकबर। और आजीवन असफल रहा था, ठीक है ना। इसीलिए बदायूनी, बदायूनी इतिहासकार था, मुगल इतिहासकार, ये महाराणा प्रताप की दैनिक विजय बताता है, यानी रोजाना की विजय, दैनिक का मतलब, और अकबर की दैनिक पराजय बताता है। बदायूनी अकबर की दैनिक पराजय होता। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो मुगल इतिहासकार कौन था? बदायूं था। और ये किसमें बताता है अकबर की दैनिक पराजय? मुंतखब उत तारीख, मुंतखब उत तवारीख, ये ग्रंथ है, किसका है? ग्रंथ का नाम याद है आपको? मुंतखब उत तवारीख बदायूं ग्रंथ है। और ये मतलब अकबर की दैनिक पराजय, यानी अकबर इसको बंदी नहीं बना पाया था। बंदी बनाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। किसको भेजा था? 4 दूत। और जमा भाट, जमा भाट ये ट्रिक है, याद रखो। पहले का नाम है जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, नाम की कोतरी, ठीक है। दूसरा मानसिंह, 3 नंबर भगवंत दास या भगवान दास, दोनों नाम से, ठीक है ना। और राजा टोडरमल, टोडरमल पूछ लिया ब्याह में राजा टोडरमल को गीत गावे, लोगों ने पूछा घर जाओ जरा कि टोडरमल का नाम ले कहीं शायद एक बारात रवाना हुआ उन टाइम के वगैरह गावे और पड़ोस में ब्याह में जाना, ठीक है। तो राजा टोडरमल का नाम ले, तो जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इन 4 दूत मंडल को भेजा था लेकिन सफल नहीं। इनको भेजा था 72 में भेजा था, इन तीनों को 73 में भेजा था, 1573 में भेजा था लेकिन असफल, ठीक है। अब देखो इसके बाद में मानसिंह और महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में टकराव होता है। जब ये जाता है वहां लेने के लिए, इसको बंदी बनाने के, महाराणा प्रताप ने कहा कि आ जाना तुम मैदान में और साथ में आते वक्त कुंभा को भी लाना। अब कुंभा कौन है बताओ? महाराणा मानसिंह और कुंभा कौन है? अकबर है ना। कुंभा है अकबर। कैसे बना बताओ? जोधा बनावटी थी, जोधा बनावटी। और जोधा इकाई लागती वाह, भगवान दास इकाई थी, और बिहारी मल इकाई थी, बेटी थी बिहारी मलरी, भगवान दास थी बहन और मान सिंह थी बुआ, ठीक है। बेटी होगी किसकी? बिहारी मल, बाहर मल कह दो या बिहारी मल कह दो, बिहारी मल, क्या कालो तो मान ले जीवा कालो तो बिहारी मल। और
इनका पुत्र था भगवान दास। भगवान दास का पुत्र था मान सिंह। दास लगने से सिंह है, एक दास तो ये उपाधि थी, ठीक है ना। तो भारमल की तो पुत्र थी जोधाबाई। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। पहली बार मुलाकात तो इनका ही है। पाटीजान है, माय नेम जोधाबाई। दूसरा नाम हरखाबाई। अरे भाई है या लुगाई? सही नाम तो बता। तो अकबर ने इसका नाम चेंज किया था और क्या रखा था? मरियम। तो जोधाबाई है मरियम। जोधा क्या इस नाम तुम्हारा कहीं मरियम इसे कहता स्वर्ग की परी थी। तो ये थी यहाँ तक की कहानी, ठीक है ना। चलो हल्दी घाटी का युद्ध तो आपको कब करना है? 18 जून 1576 को, ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछा ना, ये अकेला है एक शर्मा, देखो दे गोपीनाथ शर्मा, इसके अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। और जब मैन 18 जून है, सिगला 18 जून ही बताओ। एक पर्सन ही पूछ रहे सीधा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, तो 21 जून ही आवेगा। सिर्फ गोपीनाथ शर्मा रो 21 जून मान रहे हैं, बाकी चाहे कोई पूछे 18 जून में, ठीक है 18 जून। अब देखो ये जो युद्ध होता है उससे पहले तो अकबर है, अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। और एक था आसफ खान। इन्होंने अपना पहला पड़ाव कहां डाला था? मांडलगढ़। और उसके बाद में कहा? राजसमंद, ठीक है। और प्रताप के सेनापति, प्रताप के हरावल भाग के सेनापति कौन थे? प्रश्न ये भी पूछा, हरावल और चंदावल। तो हरावल भाग के सेनापति, हरावल भाग के सेनापति, हरावल मतलब आगे काल बताया नहीं, मुगल को ना तो हसन का मेवाती तो राणा सांगार हो, हकीम खां सूर या सूरी दोनों नाम थी, ठीक है ना। हकीम खां सूर हरावल भाग का सेनापति था। और एक था चंदावल भाग का सेनापति था वीर राणा कुंज। कौन था? कुंज। और प्रताप ने अपना पड़ाव कहां डाला था? प्रताप ने अपना पड़ाव लोहर सिंह गांव में डाला। लोहर सिंह गांव में अपना पड़ाव डाला। और प्रताप की युद्ध पद्धति कैसी थी? छापा मार युद्ध पद्धति, यानी छुप करके मार। तो इस समय कौन था इतिहासकार? मुगल बदायूं नहीं था। युद्ध जैसे ही शुरू हुआ था तो शुरू में महाराणा प्रताप की सेना ने इतना बड़ा अटैक किया था हरावल भाग के सेनापति हकीम खां सूर ने और प्रताप ने, कि महाराणा प्रताप के सामने कौन आया था? मान सिंह आया था। और महाराणा प्रताप का गुस्सा किस पर था? मान सिंह पर। और महाराणा प्रताप ने ऐसा भाले का वार किया था कि वो भाला हाथी के औंधे को चीरते हुए हाथी को दो भागों में करते हुए जमीन में धंस जाता है, लेकिन मान सिंह औंधे में छुप जाता है और वो बोले हाथी ऊपर रख पड़ो, ठीक है ये बच जाता। और पहले बार में, यानी कौन कहता है? बदायूं नहीं कहता है कि पहली बार में प्रताप विजय जब विजय होता है तब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मीहतर खां। हाँ मीहतर या मेहतर दोनों नाम सही है, चाहे मीहतर के चाहे मेहतर खां के। ये आता है, कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अकबर स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के आ रहा है। तो क्या होता है? सैनिक में होश होता है। फिर अपन खुद ही सोचना, अपन गली में कोई अपन बातें कर रहे, अपन झगड़ता और अपन मीटिंग में हारने की स्थिति में और अचानक कोई अपन कह दे मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं छोटी अवस्था में, तो बाद में अपन जोश आ जाए, अपन चक्कर फाड़ देंगे। आवे या कौन शक्ति आती है ना, शक्ति दो गुना हो जाती है। जो माता पिता की शक्ति है वो हमें यानी हमारे अंदर आ जाती है। तो वैसे मीहतर खां ने अफवाह फैलाई थी कि घबराने की जरूरत। पहली बार प्रताप का अटैक अच्छा था,
तो कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अकबर स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के आ रहा है। मीर खान की अफवाह फैलाने के बाद में युद्ध होता है ना, तो जिसमें प्रताप क्या होता है, घायल। और बदायूं कहता है कि इस युद्ध में इतना रक्त बहा था, इतना रक्त बहा कि बदायूं ने खुद ने अपनी दाढ़ी हिंदुओं के रक्त से रंगी बदायूं ने इतिहास करता मुगल, और इन्होंने हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी रिटाई लगाई, खून लगाई। किसने? बदायूं। जब प्रताप घायल हुआ था, तो इस घायल अवस्था में प्रताप का जो राज मुकुट किसने धारण किया था? राणा सांगा का किसने किया था? प्रताप का किसने किया? जाला अजद राणा सांगा में था। इसका था जाला विद्या। चाहे विद्या को और चाहे माना को, दोनों सही, ठीक है ना। जाला विद्या या झाला माना ने प्रताप का राज मुकुट धारण किया था, और प्रताप को वहां से जैसे सुरक्षित निकालते हैं, महाराणा प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह किसके साथ में था? अकबर के साथ में था। लेकिन जब भाई वहां से निकला और घायल अवस्था में देखा, तो अकबर के कुछ सैनिक पीछे से भागे थे, तब शक्ति सिंह को दया आ गई कि मेरा भाई अब मरने वाला है। शक्ति सिंह पीछे से भागता है और अकबर के जो सैनिक होते हैं उसको मार गिराते हैं। मारने के बाद प्रताप के जो कुछ समय बाद घोड़े की जो मृत्यु हो जाती है, तो शक्ति सिंह प्रताप को क्या देता है? शक्ति सिंह प्रताप को घोड़ा देता है। घोड़ा देता है। प्रताप खान किसको घोड़ा चेतक, और प्रताप जो हाथी किसको तो देखो युद्ध में प्रताप का हाथी कौन सा? एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद, और ये प्रश्न रीट में मैं खुद दर्ज करके आया। प्रश्न पूछा था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, ऑप्शन में चेतक भी था, राम प्रसाद भी था, और गजराज गजयुक्ता भी था, और चेतक राइट कर दिया। खुशी है कि इतना आसान क्वेश्चन जब देखा तो पूछा था हाथी का ना कि घोड़े का। और इस राम प्रसाद को क्या करते हैं? अकबर बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना करके ले जाते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रख देते हैं पीर प्रसाद। पीर प्रसाद रखते हैं। लेकिन ये हाथी है इतना ईमानदार था। ये 16 दिन तक कहाँ रहा था? अकबर के वहां रहा था, लेकिन ना तो कुछ खाया और न कुछ पिया। 16 दिन बाद में पीर प्रसाद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ मरते हैं वो? अकबर। और अकबर के हाथी कौन कौन से थे? गजयुक्त, गजराज, और एक और था गैर भी नाम है, गजयुक्त, गजराज, गजयुक्त, गजराज ऐसा कुछ है, यानी ये गज भी था। लेकिन ये जो लूणा और राम प्रसाद है, ये किसके थे हाथी? महाराणा प्रताप के थे, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? धनुष की क्या कर रहे थे? प्रत्यंचा किन बोले? धनुष से डोरी बांधता, और प्रत्यंचा टूटने से महाराणा प्रताप के यानी पेट में को कहीं टांग में लग जाती है प्रत्यंचा के कारण, और महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप के इस युद्ध के बाद में और भी युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? देवर का युद्ध होता है। कब होता है? 1582 में देवर का युद्ध होता है, और ये सुल्तान खान व प्रताप व अमर सिंह इनके बीच में होता है। लेकिन सुल्तान खान को मार दिया जाता है, और ये युद्ध महान अमर सिंह की वीरता के लिए माना जाता है, ठीक है। और इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। किस युद्ध को? दिवेर। अब देखो, इस युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाना चाहते हैं। तो पहले 1577, 78,
और 79 3 बार एक व्यक्ति को भेजा है, क्या नाम बताओ? शाहबाज खान, शाहबाज खान। यह 3 बार जाता है इसको बंदी बनाने के लिए, लेकिन असफल रहता है। और उसके बाद में 1580 में अकबर को बंदी बनाने के लिए एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम अब्दुल रहीम खान है। अब्दुल रहीम खान खाना नाम है। तो ये तो और किरो बेटो तो बताओ, अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? ये था बैरम खान, बैरम खान। ये बैरम खान किसका सेनापति था? पहले था हुमायूं का, और हुमायूं के बाद में सेनापति हो गया था अकबर का। ये अकबर का सैनिक था, यानी ये तोप से भी श्रेष्ठ था। और कहा जाता है कि 1562 में अकबर का एक बार का काल आता है जिसे पेटीकोट का काल कहते हैं। पेटीकोट का काल, क्योंकि एक तो बैराम खान था, भाई हुमायूं ने पहले कह दिया था बैराम खान को कि अकबर का ध्यान रखना। अकबर के दरबार में एक थी दासी, एक था बैराम खान। बैराम खान राजनीति में और युद्ध करने में पारंगत था, तो ये बैराम खान हमेशा अकबर को कहता था, युद्ध के बारे में बताता था। तो एक दासी थी, वो सोचती थी कि अकबर मेरी बात माने। और दासी एक दिन क्या हो जाती, नाराज होता है। नाराज होने पर इसकी बेटी आती है जीजी बानो, जीजी बानो। क्या बात माता जी, आज उदास क्यों? ये जो बैराम खान ना, इसकी जगह मेरी चलनी चाहिए कि मम्मी तेरी चली 5 मिनट रो काम है। और जीजी बानो 24 घंटा में से 21 घंटा अकबर के आगे से चमक चलो पपलीना से क्या हो चलो दिन में 4-5 बार इराक का खेल रहा। कौन? जीजी बानो बार बार। तो बैराम खान अकबर को टोकता था, जीजी बानो को भी टोकता था। जीजी बानो चुपचाप बैठे, लेकिन अकबर को टोकता, लेकिन अकबर थोड़ी देर मानता रहा। लेकिन अकबर का मन रहा नहीं, और अकबर ने बैराम खान को यहाँ से निष्कासित कर दिया। राजा तू है या मैं हूं? बैराम खान, राजा तो तू है, लेकिन तेरे को प्रशासन चलाना नहीं आता है। अकबर ने कहा यहाँ से निकल जाइए। और बैराम खान कहता है कि मैं आज के बाद में राजनीति से क्या लेता हूं? संन्यास लेता हूं। बैराम खान अब्दुल रहीम खान का नाम है, अपने पत्नी को लेकर के वहां से निकल जाता है। और 1562 में अकबर 1000 हरम स्त्रियों के साथ में रहता है। 1562 में, जिसे अकबर का पेटीकोट का काम है। अब देखो, अकबर को कुछ समझ में आया कि इस चीज में कुछ नहीं है, तो फिर अकबर ने बैराम खान को वापस बुलावा भेजा। बैराम खान ने कहा कि मैंने तो संन्यास ले लिया, बार बार समझाया। फिर अकबर ने कहा कि तुम सब, और मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। बैराम खान ने कहा यदि मैं चाहता तो मैं उसमें पूरा राज्य छीन सकता था तेरे से, क्योंकि तुम इस काल में था, लेकिन मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैंने संन्यास ले लिया। तो अकबर ने फिर अंत में कहा बैराम खान को कि तू मेरे पैसों से मक्का मदीना की यात्रा कर ले। मक्का मदीना, तो बैराम खान मक्का मदीना की यात्रा पर जाता है। तो बैराम खान के कुछ विरोधियों ने बैराम खान को मार दिया। जैसे ही बैराम खान को मार देते हैं, और बैराम खान की जो बेगम थी वो टेंशन हो गई। बेगम, अकबर ने कहा टेंशन नहीं लेनी, तेरे साथ मैं निकाह कर लूं। और अकबर ने बैराम खान की पत्नी के साथ निकाह कर लिया, और बैराम खान का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खान का ना, इनको अपना सेनापति बनाया। कौन बना सेनापति? तो 1580 में अब्दुल रहीम खान का नाम, अब समझ में आ गया अब्दुल रहीम खान का नाम कौन था? बैराम खान का पुत्र था, ठीक है। और ये जो सेनापति है, ये जाता है किसको बंदी बनाने के लिए? प्रताप को, और साथ में अपनी माता सोलह रानी को भी साथ में रखता है। माता सोलह रानी, ठीक है ना, ये भी साथ में था। और जब ये जाता है महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, जो क्षेत्र था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का, उससे थोड़ा दूर अपने 16 रानियों को यहाँ छोड़ देता है। कहता है सब्जी वब्जी बना रखो, मैं आऊं महाराणा प्रताप बंदी बना। और
ये अब्दुल रहमान खान था ना, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए निकल जाता है और इधर से आता है महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह आता है और अमर सिंह 16 रानी को पहचान जाता है कि ऐसे का 16 मिनट में है अब्दुल रहमान खान असेंबली। और अमर सिंह इन 16 की 16 रानियों को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। 16 के 16 रानियों बंदी बना लेता है और मन मन में खुश हुए कि मैं 16 रानियां ले जाऊंगा। और महाराणा प्रताप के पास पिताजी के हाँ बेटा बढ़िया रहेगा, आधे तूने लिया आधे मैंने लिया। मन में हाँ खुशी की अमर सिंह फूले नहीं मारा और गया। जैसे ही जाते गया पिताजी मैं ले गया। महाराणा प्रताप ने कहां से लेकर आया उनको कि अब्दुल रहमान खान खाना के जहां से लेकर के आए सह सुरक्षित इनको वापस लौटा करके आ। महाराणा प्रताप मुंह तक जा अमर सिंह सीधो सीधो अमर सिंह वापस आवे और अब्दुल रहमान खान का 16 रानी वापस पहुंचा। जाए वापस पहुंचा है ना तो अब्दुल रहमान खान का समझ जाए कि महाराणा प्रताप एक महान वीर है, धोखेबाज नहीं है। तो अब्दुल रहमान खान ने भी इसको बंदी नहीं बनाया, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो टेंशन में हो जाता है कौन, अकबर, क्या मैं इसको बंदी नहीं बना पाया था। तो जब ये हल्दी घाटी का युद्ध ना, इस युद्ध में भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाने के कारण अकबर ने मान सिंह व आसफ खान इनकी क्या करता है, ड्यूटी बंद कर देता है, तनख्वाह ये बंद कर देता है। अब देखो हल्दी घाटी नाम किसने दिया युद्ध को, कर्नल जेम्स टॉड। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा, और अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल, इन्होंने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा, खमनौर का युद्ध, ठीक है। और बदायूं में इस युद्ध को क्या कहा, गोगुंडा का युद्ध। बदायूं इन्होंने इस युद्ध को कहा था गोगुंडा का युद्ध। और इसे हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं, ठीक है ना। हल्दी घाटी को हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं, हाथियों की लड़ाई। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है, गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि युद्ध अनिर्णायक है, निर्णायक है, इसका कोई निर्णय नहीं, ना तो कोई महाराणा प्रताप जीतो ना कोई अकबर, माना कौन रुको ठीक है। और इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, बाकी जो है उदाहरण जी आपको दे देंगे। और एक भामाशाह रह गया। अब देखो एक भामाशाह, ये भामाशाह महाराणा प्रताप को कहां मिला था, चूलिया गांव पाली। महाराणा प्रताप एक बार थक जाता है युद्ध करते करते अकबर से, तब महाराणा प्रताप कहता है अब मेरे युद्ध नहीं, मेरे पास में धन का अभाव है, आर्थिक कमजोरी है। तो भामाशाह एक सेठ था और चूलिया गांव में यानी पाली में महाराणा प्रताप से मिलता है, धन देता है, कहता है ये जो धन है 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक एक जगह यदि बैठे बैठे खिलाओगे ना तो भी समाप्त नहीं होगा। तो फिर से महाराणा प्रताप ने यानी युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और भामाशाह को रामा महासणी इनकी जगह अपना प्रधान बनाया था। पहले महाराणा प्रताप का जो प्रधान था रामा महासणी था और उसके बाद में भामाशाह को अपना क्या बना देता, प्रधान बना देता, ठीक है। ये थे महाराणा प्रताप की। और इसके बाद इसका जो पुत्र था अमर सिंह है, अमर सिंह का वीरता का जो एक पूछा जाता है तो दिव्य का युद्ध पूछा जाता है, जिसे मेवाड़ का मैराथन।